हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी प्रिया। और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा इससे पहले एक और चैनल था जो कि डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने ये चैनल बनाया है। सो आई होप कि आप इस चैनल पे भी मुझे सपोर्ट करोगे। और मैं बता दूं कि मैं एक बीएससी एनेस्थीसिया स्टूडेंट हूँ। तो फिर आज की वीडियो मैं इसी पे बनाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ अबाउट एनेस्थीसिया, व्हाट इज़ बीएससी एनेस्थीसिया। और फिर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अभी 12th के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अब इसके बाद कौन क्या करें, मतलब कन्फ्यूज़न होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बताऊं आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी इस बीएससी एनेस्थीसिया के बारे में नॉलेज हो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं बता दूँ व्हाट इज़ बीएससी एनेस्थीसिया। तो बीएससी एनेस्थीसिया एक पैरामेडिकल कोर्स है जो कि होता है, इसकी ड्यूरेशन है 3+1 ईयर, मतलब 3 साल की इसकी थ्योरी और 1 साल का इसका इंटर्नशिप। उसके बाद में इसकी एडमिशन प्रोसेस बताऊं तो इसकी एडमिशन प्रोसेस दो तरह से होती है। एंट्रांस से भी होती है, मेरिट से भी होती है। मेरी एडमिशन मेरिट बेसिस पे है, मैंने एंट्रांस कोई नहीं दिया है। आपको बस अपने 12th में साइंस लेना है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, और तीनों में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए बस। और कॉलेज के हिसाब से आपको फ़र्क पड़ता है कि कौन सा कॉलेज क्या क्या क्राइटेरिया रखा है अपने एडमिशन को लेकर। तो मैं बताती हूँ कि एक बीएससी एनेस्थीसिया जो होता है वो उसका काम क्या होता है। तो जो हम हैं, तो हम जब पढ़ लेंगे तो हमारा काम क्या होगा। तो एज ए बीएससी एनेस्थीसिया यानी कि हम होंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो एज ए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हमारा काम क्या है, तो हमें काम करना होता है ओटी में विथ एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो बस एनेस्थीसिया देते हैं। उससे पहले की जो भी काम होती है जो कि रिलेटेड टू एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं एनेस्थीसिया मशीन। उसके अंदर गैसेस होती है, उन गैसेस से चेक करना कौन सी गैसेस पेशेंट को देनी है, उसका लेवल क्या है, वो सारी चीज़ों को चेक करना ये हमारा काम होता है। बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करिएगा प्लीज़। और फिर उसके बाद में जो बेसिकली जो एनेस्थीसिया मशीन होती है ना, उसको पूरी तरीके से रेडी करना वो हमारा काम होता है। और जो एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो आते हैं और एनेस्थीसिया दे के चले जाते हैं। उसके बाद से हमें उस पर ऑब्जर्वेशन भी करनी होती है जो पेशेंट होता है उन पर, और ये सारी चीज़ें हमारी अंडर होती हैं, मतलब हम उनको करते हैं। उसके बाद आता है ना, और जो सर्जरी से पहले पेशेंट को सर्जरी से पहले जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है वो भी हम करते हैं। उसमें क्या करना होता है कि एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो हम बाद में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को देंगे। उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया देना है। उस रिपोर्ट में हम पेशेंट की वेट, हाइट, मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें ये लिखते हैं कि उसकी अगर प्रीवियस कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है तो, या फिर कितनी बार उसको एनेस्थीसिया लगा है, उसकी कोई बीमारी है या फिर किसी ड्रग से एलर्जी है उसको, वो सारी चीज़ें पूछते हैं उसमें। उसके बाद में उसके वाइटल्स चेक करते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें को चेक करते हैं हम उसमें। और एक रिपोर्ट बनाते हैं जो हम बाद में जाके जो एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें देते हैं, और उसके हिसाब से वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी एनेस्थीसिया लगेगी। फिर वो उस हिसाब से हम एनेस्थीसिया मशीन को प्रिपेयर करते हैं, उस हिसाब से उसमें गैसेस को डालते हैं, ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं, और सब कुछ ये सारा कुछ जो होता है वो सर्जरी से पहले प्रिपेयर करके रखना होता है, ताकि जब सर्जरी का टाइम हो तो जब भी हमसे सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन हमसे कुछ भी मांगे तो हम फटाफट उनको दे पाए विदिन 9 सेकेंड्स, मतलब विदिन बहुत कम टाइम में हम उन्हें वो सारा चीज़ दे पाए इस वजह से। और फिर बताऊं तो बीएससी एनेस्थीसिया के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बीएससी एनेस्थीसिया के बाद आगे हम जाके एमएससी कर सकते हैं। एमएससी के बाद हम पीएचडी कर सकते हैं रिसर्च में, और उसके बाद बस यही है जो कर सकते हैं। और जो बीएससी एनेस्थीसिया होता है इसको करने के बाद हम जॉब कैसे कैसे कर सकते हैं तो मैं वो बता देती हूँ। पहले तो हम बीएससी एनेस्थीसिया के बाद में जो करते हैं उसके बाद हम कहलाते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस। उसके बाद में एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस भी होते हैं, रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, मतलब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उसके बाद में
मेडिकल कंसल्टेंट एज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी का भी जॉब हमें मिल जाता है। और उसके बाद में मैं आगे बताऊँ, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, आपकी स्किल पे, आपकी क्वालिफ़िकेशंस पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो उस हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कि मतलब उस हॉस्पिटल की एरिया वो कितना आपको पे करते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स पे भी डिपेंड करता है। और अगर बताऊँ तो मिनिमम सैलरी जो होती है वो 10 to 20K की मिनिमम सैलरी होती है। एक्सपीरियंस के हिसाब से और आगे बढ़ेगी। तो जितना हो सका मैंने आपको उस BSc एनेस्थीसिया के बारे में बता दिया। और आगे आपको और कुछ जानना हो और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और थैंक यू सो मच। और मैंने जैसे बता दिया, मेरा पहला दूसरा चैनल था और ये मेरा सेकंड चैनल है। पहला चैनल मेरा डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता किस रीज़न्स की वजह से, बट आई होप अब मैं वो सारी मिस्टेक्स को यहाँ पे नहीं दोहराऊँगी। सो यस, आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक इस वीडियो को देखा इसलिए। एंड यस, आई रियली होप फॉर अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस चैनल टू। सो यस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।